हाँ दोस्तों, देखते हैं, थोड़ा सा एरिया कवर करते हैं हम, और ख़ास तौर से ये क्लास 8 to 12 के लिए, कक्षा 8वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों के लिए ये जो टॉपिक्स होगा उन टॉपिक्स में हम कवर करेंगे बायो के हिस्से को कवर करेंगे। और बायो के हिस्से में सबसे पहले जो हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ हम कवर करने वाले हैं, उसके हिस्से को देख लेते हैं क्या क्या हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जीवों का वर्गीकरण। जीवों के वर्गीकरण की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या कारण था कि लिनियस ने अपने पुस्तक सिस्टेमेटा नेचुरी में इसको 2 भागों में बांटा? क्या जरूरत था कि जीव विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया गया, एक जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। आखिर में क्या आवश्यकता था, क्या जरूरत है इसको बांटने का? मैंने पीछे पढ़ चुका है कि इसको 2 भागों में बांटा गया जीव विज्ञान को। जीव विज्ञान के जो जनक कहे जाते थे अरस्तु महोदय जीव विज्ञान के जनक थे। इन्होंने जीव विज्ञान ही बनाया था, इसको 2 खंडों में नहीं बांटा था। ये केवल जीव विज्ञान था कि जीवों का वह समूह जिसके अंतर्गत उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। जीवों का वह समूह जिसके अंतर्गत हम उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, जैसे उनका उत्सर्जन, उनका पोषण, उनका चलन, उनका प्रचलन इत्यादि। ऐसे बहुत से वर्ड थे जिनके बारे में उन्होंने अध्ययन किया और उसको बस एक ही नाम दिया, वो था बायोलॉजी। आखिर में क्या कारण बना कि इसको बाद में 2 भागों में बांटा गया, यानी कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। और दूसरी खासियत बात कि इनका जो वर्गीकरण किया गया वो जाति समूह पे किया गया। क्या आवश्यकता पड़ी जाति समूह पे इनका वर्गीकरण करने का? फिर से इनको एक और वैज्ञानिक आए 1869 में, R.H. विटेकर ने इसको फिर 5 समूह में बांट दिया। 5 समूह कौन कौन थे? जो पहला समूह था मोनेरा, दूसरा कवक या फंजाई, तीसरा शैवाल, चौथा जंतु, 5वां पादप। क्या इसमें उनको क्या मिला? इनको बांटकर क्या मिला? तो दोस्तों, इनको बांटकर यह मिला कि जितने छोटे प्राणी थे, जितने बड़े प्राणी थे, उनको बांटकर इन महोदय लोग के ये मिला कि इन महोदय लोगों ने इनको अध्ययन की दृष्टि से देखा कि अगर हम एक में अध्ययन करते हैं, एक सब्जेक्ट में अध्ययन करते हैं, एक विषय बनाकर अध्ययन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम असफल रहेंगे। इसीलिए उन्होंने इसको खंडित करते चले गए। खंडित करने में क्या मिला? पहले मिले जंतुओं के निवास को देखा। जंतु कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो जंतुओं को देखा कि ये वायु में भी निवास करते हैं, ये जल पर भी निवास करते हैं, ये स्थल पर भी निवास करते हैं, और कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो जल पर भी निवास करते हैं और स्थल पर भी निवास करते हैं। तब इसको बांटने की आवश्यकता पड़ी, तब इसको खंडित करने की आवश्यकता पड़ी। फिर इसके बाद वनस्पतियों को देखा कि कुछ वनस्पति ऐसे हैं जो सभी जगहों पे उगते हैं, कुछ वनस्पति ऐसे हैं जो केवल जलीय हैं। अगर उनको जल से बाहर निकाल दिया जाए तो वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। जैसे जलीय प्राणियों को, अगर मछली को जल से बाहर निकाल देते हैं तो वो मछली कितना देर तक जीवित रहेगी? इन्हीं चीज़ों को देखकर, इन्हीं सब टॉपिकों को देखकर महोदय जितने भी थे, जितने भी साइंटिस्ट आए, जितने भी विचारक आए, जितने भी वैज्ञानिक आए, उन्होंने बायो का खंडन करते चले गए। लास्ट में बायोलॉजी को निम्न खंडों में बांटकर अध्ययन की दृष्टि से देखा गया। ये चैप्टर पहला था जिनके बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं।
दूसरा जो होगा हमारा टॉपिक्स वो होगा पोषण। वो होगा पोषण। पोषण का मतलब क्या कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। सबको मालूम है कि हम भोजन लेते हैं और जल पीते हैं, भोजन लेते हैं और जल पीते हैं। भोजन में क्या क्या हमें आवश्यकता है जीने के लिए। पहली चीज़ कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। दूसरा प्रोटीन्स चाहिए, प्रोटीन्स। जो तीसरा चाहिए वो वसा चाहिए। चौथा चाहिए खनिज लवण चाहिए, खनिज लवण चाहिए। जो पांचवा चाहिए विटामिन्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए। जो छठवां चाहिए वो हमें जो सबसे ज़रूरत वाली चीज़ है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हम वातावरण से प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन। ये चीज़ें चाहिए हमें पोषण के रूप में, हमें जीने के लिए। अगर इन चीज़ों को हम न लें तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो हम इसीलिए इन चीज़ों का यूज़ हमेशा करते रहते हैं कि इसमें से अगर किसी की कमी हो जाती है फिर भी हम बीमार पड़ जाएंगे, अगर किसी की अधिकता हो जाती है फिर भी हम बीमार पड़ जाएंगे। यानी कि हमको अगर जीवन यापन सही तरीके से करना है तो हमको इनको सामान्य रखना है, सामान्य रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला जो देखते हैं, अगला जो टॉपिक्स हमारा होगा, ये पोषण के बाद हम बहुत बड़े चैप्टर पे जाएंगे और जिसका नाम है रोग। रोग, डिजीज। रोग आखिर में क्या है, रोगों का मतलब क्या है। रोगों का मतलब ये है बाबू कि रोग दो प्रकार से हम अध्ययन करेंगे रोगों का। एक रोग जो होंगे वंशागत होंगे, एक रोग जो होंगे वंशागत होंगे, और जो दूसरा रोग होंगे वो उपार्जित होंगे, उपार्जित होंगे। यानी कि वंशागत रोगों का मतलब ये कि वह रोग जो हम जन्म से लेकर पैदा होते हैं, यानी कि वह रोग जो हमारे पूर्वज को रहा, हमारे पेरेंट्स को रहा, वो रोगों को हम जन्मजात या वंशागत रोग बोलते हैं। जैसे एक है कलर विजन। कलर विजन, कलर विजन एक जन्मजात रोग है। आखिर में हम कहेंगे कि सर जन्मजात रोग कलर विजन कैसे है, तो ये इस रोग के व्यक्ति में एक टॉपिक समझ लीजिएगा कि हरिलाल को कलर विजन हुआ, कलर विजन हुआ। तो इसमें हरे और लाल में वह विभेदन नहीं कर पाता है कि हरा कौन है, लाल कौन है। इसीलिए एक प्रश्न आपसे पूछा भी गया होगा या पूछा जा सकता है या कभी पूछेगा कि कलर विजन या वर्धता वाले व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जा सकता। तो उसका बस एक ही कारण है कि वह इन रंगों में विभेदन नहीं कर सकता है, इसीलिए वह रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता। उपार्जित रोग का मतलब क्या होता है कि वह रोग जो हम जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद जो रोग होते हैं उन्हें हम उपार्जित रोग कहते हैं। जैसे बुखार का हो जाना, कैंसर का हो जाना, ठीक, टाइफाइड मलेरिया का हो जाना, वह किसी ना किसी का होते हैं, विकार के कारण होते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपार्जित रोग बोलते हैं। आगे इनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इनको सही किया जा सकता है, क्या इनके लक्षण होते हैं, कौन सी मेडिसिन इसमें हम यूज़ करेंगे और क्या तरीका रखेंगे बच बचाव का। इन सब की जानकारी इन सभी के बारे में हम जानकारी यहाँ से लेंगे। जो अगला चैप्टर हमारा होने वाला है वो है सभी के लिए, जिसका नाम है कोशिका। कोशिका यानी कि सेल। सेल के बारे में हम पढ़ेंगे कि कोशिका क्या है। कोशिका हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है। यह किसने कहा? नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, यह किसने कहा? बिरचो ने कहा। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। इस प्रकार से केंद्रक क्या है, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, गाल्जी क्या है, गाल्जी बॉडी क्या है, इन सब के बारे में, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इन सब के बारे में हम पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे इन कोशिका के अंदर।
अगला जो टॉपिक्स हमारा होगा वो होगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जिसका नाम है जनन। जनन, इन जनन के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने में क्या क्या हमें यूज़ होती है, उसमें मादा का कौन सा अंग भाग लेता है, पुरुष का कौन सा अंग भाग लेता है, पुरुष और मादा के बीच क्या संबंध होते हैं, कौन से गुणसूत्र इसमें काम करते हैं, वाल्डेयर ने क्या क्या कहा, कौन से गुणसूत्र से विकार होता है, गुणसूत्रीय विकार भी पढ़ेंगे हम, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, सिंड्रोम विकार भी पढ़ेंगे हम। इन सब के बारे में कौन सा गुणसूत्र विकार होने से, कौन सा सिंड्रोम विकार होने से हम कैसे दिखते हैं, कभी ओठ फूल जाते हैं, कभी नाक फूल जाते हैं, कभी दांत टेढ़े हो जाते हैं, कभी गर्दन छोटी हो जाती है, इन सब के बारे में हम यहाँ पूरी जानकारी से पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो होगा टिश्यू। वो होगा टिश्यू यानी कि ऊतक। हम ऊतक को यहाँ बढ़िया से कवर करेंगे कि ऊतक क्या है, ऊतक क्या है, यानी कि कौन सा ऊतक किस में भाग लेता है, कौन सा ऊतक हमारे शरीर में भाग लेता है, कौन सा संयोजी ऊतक है, कौन सा क्या है, सब ऊतक के बारे में पूरी जानकारी हमको यहाँ से मिलने वाली है। आगे जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं, एक बहुत बड़ा चैप्टर जिसका नाम है डीएनए। डीएनए को हम लोग डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में, यानी कि क्रिक और वाटसन का मॉडल भी, आरएनए भी, हम पूरा का पूरा कवर करेंगे इस वाले वीडियो में, यानी कि जो आगे हम रोज पढ़ने वाले हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा हम कवर करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक्स हमारा होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को के बारे में हम जरूर ध्यान देंगे, जिसका नाम होगा विकास। विकास, दूसरा होगा परितंत्र, इसके बाद परिस्थितिकी तंत्र, परिस्थितिकी तंत्र, इन सब के बारे में हम पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। अर्थात हम एक शब्दों में आपसे कहें तो अगर यदि आप बायो पढ़ना चाहते हैं और बायो की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, वो भी केवल 1 माह में, तो फिर प्रशांत सर 1998 एकेडमी को ज्वाइन कीजिए और एकदम फ्री क्लास में आप पूरी की पूरी बायोलॉजी के यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे दोस्त मित्र भी इसको पढ़ें तो अपने दोस्त मित्र को भी आप शेयर कीजिए और शेयर करके उनसे ज़रूर बताइए कि आप भी 2 लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए, कमेंट कराइए कि हम लोग एक बढ़िया मुकाम हासिल कर सकें। और यदि इसका नोट्स भी आप चाहते हैं कि इसका नोट्स भी मिले तो इसका नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं कि यह कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह किसी भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, या आप 8वीं के हो, 9वीं के हो, 10वीं के हो, 11वीं के हो, 12वीं के हो, यानी कि आप प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थी हों या 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं के विद्यार्थी हों, आप सभी इस बायो को पढ़कर लाभ ले सकते हैं और इसका टेस्ट भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, हमें ज़रूर बताइएगा कि हमें और किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे आया जाए। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और रोज़ हमसे बायोलॉजी पढ़ने के लिए रोज़ हमसे आप 7 बजे आप YouTube चैनल पे आ जाइए। लाइव मिलेंगे आपसे, वहाँ से हम लोग बेशक तरीके से एकदम समझ के एक एक टॉपिक्स को निचोड़ के हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।